अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू फॉलो #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं सिविल्स डेली के यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक्स पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। सो इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज है 30 दिसंबर और तारीख है थर्सडे, साल का सेकंड लास्ट दिन। कैसा लग रहा है आपको? सो आई होप आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार होगा। अगर नहीं तैयार होगा तो तैयार कर लीजिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के जर्नी में। चलिए, मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज टू कैलकुलेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सोशल इनइक्वालिटी इसका आंसर होगा और ये सही जवाब है। जिनका आंसर गलत है प्लीज कमेंट करिए, क्यों गलत हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन शेयर कर दूंगा। हालांकि जो हमारे एस्पिरेंट हैं विष्णुवर्धन रेड्डीकोटे, इन्होंने बहुत डिटेल में मेंशन यहां पे कर दिया है व्हाट आर द 4 पैरामीटर्स एंड विच इज नॉट। सो वेल डन विष्णु, एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव मेंशन दीज थिंग्स। ठीक है, चाहे जितने एस्पिरेंट्स भी यहां गलत जवाब अगर देंगे तो आपका कमेंट दिखाई देगा यहां पे, राइट? सो दैट्स वेरी गुड हियर। एंड कुशाग्र, आई एम ग्लैड दैट यू हैव रिटन, आपने वीडियो पॉज किया, आपने लिटरली बहुत डिटेल में मेंशन किया है कि एक पावर और एक ट्रस्ट फैक्टर क्या होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, हम जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए, जब हम गवर्नमेंट और जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। तो सो आई होप आपका वो सब्जेक्टिव वेल बीइंग वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है GS4 के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो वंस अगेन वेल डन एंड कीप राइटिंग, कीप कमेंटिंग दीज थिंग्स बिकॉज इट विल गेट एम्बेडेड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। चलिए, आप में से जिन लोगों ने भी अगर मुझे आप देख रहे हैं अभी, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अभी भी हमारे कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि नॉन सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे वीडियोस देख रहे हैं, और प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट डेली, वीकली और वीकेंड्स के जो अपडेट्स हैं वो भी आते रहेंगे, ताकि आपको फिर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू गेट एवरी टाइम द नोटिफिकेशन ऑन योर स्क्रीन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आज के 3 मुख्य आर्टिकल हैं। एक हरिद्वार का जो हेट स्पीच वाला मामला है, आप सब सुन ही रहे होंगे अगर करंट अफेयर्स, आद्या मैम के जो करंट अफेयर सीरीज है उसमें डिटेल में बताया है उन्होंने। लेकिन एडिटोरियल में कोई भी न्यूज़ आती है तो उसका एक अलग एंगल होता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, जहां पे हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो आज हम यही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो रिलेटेड है ये नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन से। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने आधार से। हालांकि इसमें बहुत सारी न्यूज़ थी, ठीक है, आप इसको अवॉइड मत करिएगा। 2-3 बातें हैं जहां पे मैं आपको बताऊंगा ये न्यूज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, सो चलते हैं हम अपने पहले एडिटोरियल की तरफ, जहां पे हेट स्पीच और फियर स्पीच के मामले में बात की जा रही है। तो आपको पूरा मुद्दा तो पता ही होगा, राइट, कि जो हिंदू रक्षा सेना, जो राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं स्वामी प्रबोधानंद, जो हरिद्वार में बैठते हैं, उनका कहना यह है कि आप सोचिए, जरा सोच के देखिए कि ये लोग भगवा रंग ओढ़े हैं। ठीक है, जो हिंदुइज्म है, हमारा धर्म है, ठीक है, उसकी ये लोग प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, ज्ञान और शिक्षा देते हैं। ठीक है, लाखों करोड़ों जो डिवोटीज हैं उनको मदद करते हैं, और यही लोग कह रहे हैं कि हत्या की जाएगी, नरसंहार किया जाएगा, मतलब जीनोसाइड की जाएगी। किनकी? अपने भाइयों की। कौन से भाइयों की? मुस्लिम भाइयों की। आज इंडिया वो देश नहीं है, और इंडिया कभी से ऐसा देश नहीं रहा है कि एक दूसरे में हम लड़े हैं। ठीक है, इंडिया हमेशा से
चाहे आप मेडिवल टाइम्स पे ले लीजिए, चाहे आप मॉडर्न टाइम्स पे ले लीजिए, चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे ले लीजिए, हम तो साथ ही रहे हैं ना, हम कौन सा अलग अलग रहे हैं। तो आज ये क्यों बात आ रही है कि मुस्लिम्स को भर सबके सामने मार देना चाहिए, मुस्लिम्स की कौम ही खत्म कर देनी चाहिए, जीनोसाइड होना चाहिए उनका, ये यही बात कह रहे हैं। अगर आप एक सेन, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, तो मैं तो खुद एक हिंदू हूं, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसी भावना नहीं आती। मेरे तो कितने मुस्लिम दोस्त हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला कि अरे ये मुस्लिम भी हैं। वही बात होगी कि रंग, रूप, भेष सब कुछ तो सेम है, बस उनका तौर तरीका थोड़ा सा अलग है। आप पूजा करते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, आप नमस्ते कहते हैं, वो आदाब कहते हैं, यही तो फर्क है, यही तो क्वालिटी है हमारे इंडिया की, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और ये कह रहे हैं कि इनको उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। अरे इंडिया एक हेट्रोजेनस सोसाइटी है, इतना आसान नहीं है सारी चीजें, और क्यों ही करेंगे आप, ठीक है। ऐसे मामलों में टॉलरेंस का अलग मतलब होता है, ये टॉलरेंस नहीं है, ठीक है, दिस इज इनटॉलरेबल। और यही हुआ है यहां पे हरिद्वार में। प्रभु जी ने कहा है कि भाई जितने भी ये आतंकवादी वगैरह सब मुस्लिम ही तो होते हैं, सबको उखाड़ के बाहर फेंकिए, दिल्ली से क्राइम खत्म, देश से क्राइम खत्म, ठीक। हालांकि हम इन चीजों में नहीं जाएंगे, ठीक है। इन्होंने ये भी कहा है कि एक प्रभाकरण चाहिए हमें। प्रभाकरण कौन? जो लिट्टे का लीडर था, ठीक है, जो तमिल टाइगर एलम का लीडर था प्रभाकरण, वो चाहिए हमें, ठीक है। हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे, हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजर से हम ये देखेंगे कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब आप एक प्रशासनिक सेवा में जाओगे या फिर पुलिस सेवा में जाओगे, ठीक है, जब आप पब्लिक सर्वेंट बनोगे तो इन चीजों से आपका रोज सामना होगा। तो आज से ये तय कर लीजिए कि आपको क्या स्टैंड लेना है और आपका गोल क्या है, ठीक। तो शुरू करते हैं हम आज के आर्टिकल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेट स्पीच एंड फियर स्पीच, ठीक है। तो ये हम समझेंगे यहां पे। देखो, हेट स्पीच का मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है, ठीक है, ना ही हमारे आईपीसी में है, इंडियन पीनल कोड में है, और ना ही फियर स्पीच के बारे में बात की है। कौन से स्पीच के बारे में बात की है? फ्री स्पीच के बारे में बात की है, आजाद भाषण के बारे में बात की गई है, कि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। लेकिन इस फ्रीडम के आड़ में लोग एक नफरत की भाषण देंगे, एक डर के लिए भाषण देंगे, ये कभी नहीं सोचा गया था, और आज वो हो रहा है। तो हेट स्पीच और फियर स्पीच ये कहीं नहीं मेंशन है। और इसका मतलब क्या होता है? देखिए, हेट स्पीच का यही मतलब होता है, सबसे पहले आती है फियर, ठीक है। हेट स्पीच इज ऑलवेज फॉलोड बाय फियर। सबसे पहले आएगा फियर, ठीक है, उसके बाद फिर हेट आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा एग्जांपल देके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 दोस्त हैं, ठीक है, आपके 3 दोस्त हैं, कुछ 2 दोस्तों ने आपको आके बोल दिया कि जो तीसरा वाला है वो तेरा डेटा यूज कर रहा है, वो तेरे मोबाइल का डेटा लोगों में फैला रहा है, वो तेरा पासवर्ड जानता है। उससे क्या होगा? उससे तेरी बदनामी होगी, वो तेरा वीडियो वायरल करेगा, वो उल्टी सीधी, तो आपके मन में फियर आएगा एक, ठीक है। किसी भी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में आप अपने लिए प्रोटेक्टिव फील करना चाहोगे उस टाइम पे कि अरे ये क्यों ऐसा कर रहा है, तो एक पहले फियर आएगा आपके मन में। और फिर क्या होगा? फिर वही 2 आपके दोस्त फिर उसके अगेंस्ट आपको भड़काएंगे कि वो तो है ही खराब, वो तो है ही नालायक, गंदा, और उससे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए, उसको तुम मुंह फोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। हो गया ना? पहले डराया, फिर धमकाया। पहले डराया, कैसे डराया? कि अपने अस्तित्व के बेस पे उसको डराया, और फिर उसको धमकाया। क्यों? क्योंकि उसका अस्तित्व अब तू खत्म कर दे। आप समझ रहे हैं कैसे हेट स्पीच चल रही है? तो यही चीज इसमें कहा, पहले लोग डराते हैं। इन्होंने कहा पहले कि ये जो मुस्लिम कौम है, ये क्रिश्चियन कौम है, ये हमारे जो रिलीजन है, हिंदुइज्म का रिलीजन है, उनसे जिहाद करके, लव जिहाद करके, शादी करके अपनी कौम को बढ़ा रही है, हमारी कौम को बर्बाद कर रही है, जिससे हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है। पहले ये डरा रहे थे, अब जब लोगों के मन में डर हो गया तो अब ये भड़का रहे हैं, हेट स्पीच हो रही है यहाँ पे। आप समझ रहे हैं इन दोनों का मतलब? यही है। इसी को अब अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश भाषा में हाउ विल यू इंटरप्रेट? दिस इज हाउ स्पीच एक्सप्रेसेस थ्रेट
abuse, violence and prejudice, ठीक है, असमानता। हेट स्पीच यही होती है अगेंस्ट एनी कम्युनिटी दैट वर्क्स मोस्ट एफिशिएंटली व्हेन द पब्लिक स्फीयर हैज बीन सैचुरेटेड विथ फियर स्पीच, ठीक है। सेम बात वही जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अगर हम सेडिशन के बारे में बात करें, हम यूआपा के बारे में बात करें, ठीक है, ये वही मामला है, ठीक। अगर हम सेडिशन के बारे में बात करें तो सेडिशन वही होता है, सेडिशन की पूरी मीनिंग लिखी गई है आईपीसी में। सेडिशन का पूरा मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति समुदाय या कम्युनिटी किसी भी मतलब वर्सेस किसी भी अन्य व्यक्ति समुदाय या कम्युनिटी या रिलीजन धर्म के खिलाफ कोई भी नेगेटिव वर्ड, ठीक है, कोई भी एब्यूजिव वर्ड बोलता है, कोई भी स्लैंडरस वर्ड बोलता है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड बोलता है, कैसे? बाय रिटन, बाय वर्ड्स, बाय नाउ ऑन सोशल मीडिया थ्रू, ठीक है, और जिसकी वजह से दंगा भड़के, जिसकी वजह से वायलेंस हो, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हो, डिस्टर्बेंस हो, उसको सेडिशन कहते हैं। तो यही चीज तो ये हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अभी इन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा जारी नहीं हुआ। एफआईआर हुए हैं, लेकिन सेडिशन तो ये भी है ना, इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है मुकदमा, इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर से बहुत तेजी से हुए हैं, सक्रियता कार्यवाही क्यों नहीं हुई है। ओके, सो यही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि अमेरिका में भी एक सैटनिक पैनिक आया था, ठीक है, 1980s में, जहाँ पे बच्चों को अब्यूज किया जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, ठीक है। सो एवरी टाइम they re-articulate a trauma inflicted on the Hindu community in the past, they are mobilizing an emotion of integral hurt, ठीक है, combined with targeted negative stereotype, ठीक है। So this has purchased basically, ये उन समाज के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट करता है कि जो समाज एक तो ना ही सही से, जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो पॉलिटिकली इक्वल नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर तो ये और भी तगड़ा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। जो फॉर एग्जाम्पल जो गरीब घर के हिंदू होंगे, ठीक है, जिनको सामाजिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, आप उनके पास जाके बोलोगे कि भाई तुम्हारा सारा पैसा ये माइनॉरिटीज़ ले रही हैं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के पास जा रही हैं, ठीक है, रिजर्वेशन माइनॉरिटीज़ के पास है, ये माइनॉरिटीज़, तो उनके मन में तो एक फिर से खून खौल जाएगा उनका, रे हमारा हक उनको दे रहे हैं आप। तो यहाँ पे प्रीच ही गलत किया जा रहा है, टीच ही गलत किया जा रहा है, समझाया ही गलत जा रहा है, तो खून तो खौलेगा ही, ठीक है, एनिमिटी तो आएगी ही, एक ट्रॉमा तो आएगा ही, ठीक है। तो ये एक सेंटिमेंट जो हर्ट हो रहे हैं, ये बहुत माइन्यूट, बहुत मेजर एग्जाम्पल है हेट स्पीच का, ठीक। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या, आप एक साइड आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है, या तो आर या तो पार, बीच का रास्ता इसमें है ही नहीं। और जबकि हमारा कानून क्या कहता है यार, हमारा कानून बीच का रास्ता निकालता है, बीच का रास्ता ही होता है, ठीक है। कभी कुछ जो कॉन्टिनम अप्रोच, अगर मेरी आपने एथिक्स की वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बोला है कॉन्टिनम अप्रोच क्या होता है। हमें कॉन्टिनम अप्रोच अपनाना है, हमें डाइकोटमी में नहीं रहना है, ठीक है। तो पिक अ साइड, इसमें एक साइड होगा, या तो आप इनके तरफ रहो या तो उनके तरफ रहो। तो आइए चलते हैं, हम कानून की भाषा में क्या होता है हेट स्पीच वो देख लेते हैं, और अब तक क्या क्या काम किए गए हैं इस पे, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि हेट स्पीच जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही इंडियन पिनल कोड में है। हालांकि कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ, जो कि होम मिनिस्ट्री ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उन्होंने सजेस्ट किया है कि भाई ये जो ब्रिटिश एरा की जो हमारी आईपीसी है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। कुछ ड्रैकोनियन लॉज हैं, जैसे कि सेडिशन हो गया, यूआपा हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गए, ये लोग कुछ ड्रैकोनियन लॉज है जिसको हर सरकार अपने अपने हिसाब से एक शस्त्र की तरह यूज करती हुई आई है आम आदमी की आवाज़ों को दबाने के लिए, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिफाइन सच स्पीचेस, ठीक है। इस टाइम पे ऐसा पहला बार ऐसा हुआ था। हेट स्पीच क्या होती है, इसमें भी कोई सही मीनिंग नहीं लिखा है, लेकिन ये सेडिशन वाली ही चीज़ हुई है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका इंटेंशन ही हो किसी को हर्ट करना, किसी को किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति को या किसी कम्युनिटी को के मतलब दंगा भड़काना, वायलेंस भड़काना, तो ये स्पीच ही हेट स्पीच होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जहाँ पे ये बताया गया कि कुछ केसेस आए हैरासमेंट के जहाँ पे हेट स्पीच डिफाइन की गई थी कैसे, लैंग्वेज दैट डेनिग्रेट्स, दैट इंसल्ट, दैट थ्रेटन्स, ओके, टारगेट एन इंडिविजुअल ऑन द बेस ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड ट्रेड्स। और वो ट्रेड्स कुछ भी हो सकते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट रिसेंटली पब्लिश्ड अ मैनुअल इन्वेस्टिगेटिंग, तो इनके एक उस रिपोर्ट में इन्होंने हल्की सी डेफिनेशन दी है स्पीच की। लेकिन जो हमारा लॉ कमीशन है उसके 267th रिपोर्ट के हिसाब से हेट स्पीच वो है एन इंसाइटमेंट टू हेट्रेड प्राइमरली अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ये वही चीज बता रहा है, रेस, एथनिसिटी, जेंडर। तो आपके लिए एग्जाम में अगर फॉर एग्जांपल ये डिफाइन तो कहीं है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में और पीनल कोड में, लेकिन कहीं कहीं पे ये इसकी डेफिनेशन लोगों ने मेंशन की हुई है, तो आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन आए अगर, तो आप मेंशन कर सकते हैं कि 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन उसमें मेंशन है, या फिर ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च डेवलपमेंट उसमें दिया गया है ऐसा, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ स्पीच इज अ हेट और नॉट, द कंटेक्स्ट ऑफ द स्पीच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। कंटेक्स्ट बोले तो जो एक कंटेंट होता है, कंटेक्स्ट होता है। कंटेक्स्ट मतलब कि जो प्रेजेंटेशन होता है, जो सब्सटेंशिएट करते हैं लोग, जो एग्जांपल्स देते हैं लोग, ठीक है। लोग, व्यक्ति, समुदाय, लोगों का नाम लेते हैं लोग, केस स्टडीज वगैरह होती है, ठीक है। इसका अगर कोई रेफरेंस ले रहे हैं अपने हेट स्पीच में, तो एक इंपॉर्टेंट रोल पता चलता है कि अच्छा ये हेट स्पीच है कि नहीं। क्या रीजन होता है? रीजन बेसिकली सेम है, वही स्टीरियोटाइप रीजन है जहां पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। स्टीरियोटाइप वाला ही रीजन है, ग्रुप ऑफ पर्सन इंफीरियर टू देम, और पुरानी जो क्या कहते हैं उसको, पुरानी मानसिकताएं, ठीक है, रूढ़िवादी अप्रोच, बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच, इस वजह से, ठीक है। और वो जो क्लास बेस डिवाइड है वो भी है, जो क्लास स्ट्रक्चर है वो भी है, ठीक है। सो अ स्टॉबर्ननेस टू स्टिक द पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, ठीक है। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, बहुत लोगों ने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है, कुछ लोगों की डेफिनेशन बहुत नेगेटिव है, तो ये आइडियोलॉजी के सपोर्ट में ये रहते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन में, ठीक है। सब चाहते हैं कि हमारी आइडियोलॉजी फॉलो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो बेसिकली हमारा इंडियन पीनल कोड, अगर ऐसे कुछ केसेस, ऐसे कुछ कांड सामने आते हैं, तो 3-4 कुछ वो हैं, सेक्शंस हैं जिसको आप फ्रेम कर सकते हो उनके खिलाफ। सो ये दो सेक्शन है 53A, 53B, बेसिकली ये पनिश करता है एन एक्ट दैट कॉज एनमिटी बिटवीन एंड हेटेड बिटवीन 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर आपने भाषण दिया, 2 ग्रुप के बीच में एनमिटी हेटेड हो गई, बस आपके ऊपर लग गया ये धारा। फिर धारा 295A, इसमें यह कहता है कि अगर आप कुछ भी ऐसा बोले हैं जो कि ऊपर मेंशन किया है और उसकी वजह से, ठीक है, एक आउटरेज, दंगा भड़क गया या फिर बवाल हो गया, ठीक है, अनरेस्ट हो गया, सोशल अनरेस्ट हो गया, स्पेशली धर्म को लेके, तो फिर आपके ऊपर ये धारा लग सकती है, ठीक। और फिर सेक्शन 501, 502, अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल किए, अगर आपने हेट स्पीच बोली है, ठीक है, वो कैसे बोली है, मेक द पब्लिकेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ कंटेंट विच में कॉज इल हेट्रेड टू द, ये बेसिकली सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड ये आ जाएगा मामला, ठीक है। नाउ अभी कुछ सजेशंस भी दिए गए थे इसमें, जैसे कि 2014 में बेसबरुआ कमेटी ने सजेशन ये दिया था कि इट प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू 153C, ठीक है। क्योंकि उसमें कहा था, इन्होंने ऐड करिए कि प्रोमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रमोट, कुछ भी ऐसा हेट स्पीच अगर कोई प्रमोट कर रहा है, अटेम्प्टिंग टू प्रमोट कर रहा है, किसी समुदाय को, किसी की डिग्निटी को हैम्पर कर रहा है, तो भाई उसको आप 5 साल की सजा या फाइन या दोनों लगा सकते हो। वहीं पे अगर जो ये काम किया है, ठीक है, वो अगर अपने जेस्चर से या फिर किसी का इंसल्ट कर रहा है, ठीक है, किसी कम्युनिटी का, लेट्स से दलित समाज का या फिर ब्राह्मण समाज का, किसी भी समाज का इंसल्ट कर रहा है, तो उसको एडिशनल 3 साल की सजा और क्या बोथ फाइन, ठीक है। वहीं पे जो विश्वनाथन कमेटी थी 2019 में, उन्होंने कहा कि आप 153CB को इंसर्ट करिए एंड सेक्शन इसको 500A को इंसर्ट करिए। किस लिए? फॉर इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर कोई ये मामला कर रहा है, ठीक है, तो वो IPC में इंसर्ट होगा, ठीक। ऐसा कहा था इन्होंने कि
इंसाइटमेंट टू कमिट एन ऑफेंस ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और कम्युनल सेक्स, जेंडर, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स पे अगर आपका स्पीच, आपका भाषण इनको हर्ट कर रहा है, इनके डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, तो फिर आपको ये जेल हो सकती है और फाइन लगा जा सकता है। ठीक, की टेकअवेज क्या है? See, subject like hate speech has become a complex issue to deal with. Okay, it is difficult to differentiate between free speech and hate speech, right? अब ये लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं, ये तो हम फ्री ऑफ एक्सप्रेशन है, कैसे काम चलेगा? Several factors are to be considered while restraining speeches, like the number of strong opinions, ठीक है, offensive to certain community, ऐसे चीजों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है, in effect to the values of dignity, liberty, equality and फर्टर्निटी, सर्टेनली, ठीक है। कोई भी ऐसी स्पीच जो कि ऐसे मामलों में बहुत स्ट्रांग ओपिनियन हो या किसी के खिलाफ बहुत स्ट्रांग कोई बात कह रहा हो, स्ट्रांग एज इन की दंगा भड़का सके, उसको बुरा लग सके, ठीक है, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप दूसरे की फ्रीडम को, दूसरे की डिग्निटी को, उसके मूल भाव को, उसके वैल्यूज को आप हर्ट कर सको। इस चीज की फ्रीडम नहीं देता है आपका गवर्नमेंट। आपको अपनी बात कहने की फ्रीडम देता है, ये फ्रीडम नहीं देता है कि हाँ आप दूसरे की इज्जत और दूसरे की डिग्निटी को, उसके आत्मसम्मान को, उसके मान सम्मान को आप ठेस पहुंचाओ। ये कभी नहीं कहता हमारा संविधान, ठीक है। लिहाजा अगर वो लिटरली कोई गलत काम किया है तो वो अलग चीज होती है, ठीक है। देयरफॉर प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए हमारे हेट स्पीच की, ठीक है, और उससे रिलेटेड एक प्रॉपर अवेयरनेस होनी चाहिए समाज में, सोसाइटी में, कि अगर कोई हेट स्पीच कहीं पे भी आप सुनते हैं तो उसके खिलाफ ये धारा होगी और इसको हमें इंप्लीमेंट करना होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने आईपीसी में। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया। कहां जा रहा है हमारा भारत? सेक्युलर स्टेट है या फिर थियोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है। यहां से यहां आ रहा है या यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, जिसको हम धर्मतंत्र भी कहते हैं, थियोक्रेसी, और सेक्युलर स्टेट जिसको हम धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं जो कि है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। तो आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय मैदान में क्या चल रहा है भारत से रिलेटेड चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है प्रीलिम्स 2 का टॉपिक, इफेक्ट ऑन पॉलिसीज कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहां एक सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है इसमें इन्होंने ये कहा है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, ठीक है, वो एक साधारण सी डील हो सकती है, एक साधारण सी एनर्जी प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्म हो गया है एक जियोपॉलिटिकल टूल में, एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा, ठीक है। एक सिंपल सा गैस पाइपलाइन ट्रांसफर थी जो कि कितने कंट्रीज से कितने कंट्रीज जाती ही रहती हैं ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन अब ये जो मुद्दा गर्म हो गया है, अब जो है मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है, मामला वहीं रुक गया है। तो बेसिकली इनका कहना ये है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, एक तो 1 थी, एक तो 2 थी, ठीक है, इस इमेज में आपको दिख जाएगा। ये जो लाल वाली है पहली, दिस वाज 1, ठीक, ये 2011-12 में लग के कंप्लीट हो गई थी, और ये है 2, ठीक है, जो डॉट 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 है, ये कंप्लीट हो रही है। यहां पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की इमेज दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहां पे इमेज है, ठीक है। सो द थिंग इज कि ऐसा कहा गया कि जो यूक्रेन अथॉरिटी है, यूक्रेन आप समझ रहे हैं यहां पे कहीं यूक्रेन है, ठीक है, जो यूक्रेन अथॉरिटी है वो इस प्रोजेक्ट को कह रही है कि दिस इज अ डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी एंड नीदरलैंड, इनको छोड़ के बाकी सब यूरोप और यूएस कह रही है कि भाई ये जो मामला, ये जो पाइपलाइन है वो एक डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन है, क्योंकि रशिया के कंट्रोल में है, रशिया ने इसको स्टार्ट किया है और ये जर्मनी में जा रहा है, और जर्मनी की वजह से, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन है, ये पूरे यूरोप में इसकी वजह से गैस पाइपलाइन जाएगी, ठीक है। सो अब ये रशिया के हाथ में होगा, रशिया इसको कंट्रोल कर सकता है, रशिया इसको रेगुलेट कर सकता है। कहीं पे भी अगर
सैंक्शन लगाना हो, इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना हो तो रशिया रोक सकता है और फिर डीस्टेबलाइज हो सकती है एनर्जी जर्मनी की। यही पूरा मामला था, ठीक है। हालांकि जो पुतिन साहब हैं, पुतिन साहब ने इस बात को बिल्कुल ही खारिज कर दिया है, बिल्कुल मना कर दिया है। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हुआ था 2021 में अभी, तो उन्होंने कहा है कि ये सब बकवास है। पता नहीं क्या क्या आप लोग सुनते रहते हैं, क्या क्या वो बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बेसिकली एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ठीक है। दिस इज प्योरली अ कमर्शियल प्रोजेक्ट विच इज शॉर्टर, चीपर, इकोनॉमिकली मोर वायबल, ठीक है, कंपेयर टू गैस ट्रांजिट मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं उसमें जितने भी गैस पाइप ट्रांसफर्स हो रहे हैं उसमें से सबसे चीपर है, सबसे छोटा है और आर्थिक स्थितियों के लेके बहुत सस्ता है, ठीक है। इनका ये मानना था, इनका ये नहीं मानना था कि हम कुछ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए ट्रेड डील है, बिजनेस डील है, ठीक। तो बेसिकली ये जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है 2.0, ये एक नेचुरल गैस है अंडर द बाल्टिक सी फ्रॉम द रशियन सिटी ऑफ उस्तलुगा टू द जर्मन सिटी ऑफ लुम्बिन। ये उस्तलुगा यहाँ पे है, ये जो डॉट देख रहे हैं आप, और जो जर्मन सिटी है लुब्मिन यहाँ पे है, और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करता है, ठीक है। बेसिकली अवॉइडिंग द ट्रांजिट थ्रू यूक्रेन एंड यूरोपियन कंट्री। और भी किसी कंट्री में इसका कहीं पे भी एंड पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट जर्मनी में आ रही है, ठीक है। So once operational, the project would render more leverage and bargaining power to Russia while dealing with energy and Europe market. ये तो बात की बात है, अब क्या होगा बाद में तो किसी को नहीं पता। अब रशिया के मन में क्या है, क्या पता वो लिटरली कमर्शियल करना चाहता हो, या क्या पता वो फिर चुनाव मतलब राजनीति करना चाहता हो इस पे, ठीक है। सो यही आर्टिकल में मेंशन है। तो आर्टिकल में ये मेंशन था कि फ्रॉम द आर्टिकल मैंने लिखा है कि द प्रोजेक्ट वॉज एक्सपेक्टेड टू डबल द कैपेसिटी एग्जिस्टिंग नॉर्ड पाइपलाइन, ठीक है, 2012 में। तो लगभग 11 बिलियन यूरोज खर्च हुए थे 2011-12 वाले में, जिसकी 1225 किलोमीटर है। यहां लगा लिए दिल्ली से पटना एक तरीके से, उससे भी लंबा हो जाएगा, ठीक है। इतनी लंबी किलोमीटर्स की पाइपलाइन है, ठीक। हुआ क्या था कि जो जब ट्रंप साहब हुआ करते थे प्रेसिडेंट यूएस के, उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्होंने मना कर दिया था और इकोनॉमिक सैंक्शन लगा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जो ट्रंप साहब थे उन्होंने इम्पोज किया था सैंक्शन ऑन ईयू कंपनी दैट इन्वॉल्व कंप्लीटिंग द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, ठीक है। तो ट्रंप साहब ने यूरोपियन यूनियन के कुछ कंपनीज पे जो कि ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं उन पे सैंक्शन लगाया हुआ था कि तुम लोग नहीं बनाओगे कोई पाइपलाइन। लेकिन जो एंजेला मार्कल है वहाँ की चांसलर, उन्होंने कहा था कि ट्रंप साहब आप हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। हमें पता है कि जर्मनी को कहाँ से एनर्जी ले आनी है, कहाँ से एनर्जी देनी है, तो आप हमें मत सिखाइए कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। और ये लिखा हुआ यहाँ पे, जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल वॉज अपोज्ड सैंक्शन एंड ओन जर्मन यूनिवर्सिटी आर नाउ कंपेयर टू कोल एंड ऑल सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब क्या लिखा हुआ है कि इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन जो हमारे जो बाइडन साहब हैं, डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, ठीक है, थोड़े से लिबरल हैं, उदारवादी हैं, उन्होंने इस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की है। और उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि जितने भी वहाँ की जो कंपनीज हैं, खासतर की जो कंपनीज बना रही हैं उस प्रोजेक्ट को, उनको सिक्योरिटी वेवर दे दिया है। अच्छी बात है, ठीक है। सिक्योरिटी वेवर इसीलिए दिया है ताकि टू रिस्टोर क्लोज एंड कोऑपरेशन बिटवीन द यूएस एंड जर्मनी, ठीक है। अब यूएस ईयू से पंगा तो नहीं ले सकता ना यार, ये दूसरे के एक तरीके से पूरक हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं, ठीक है, पंगा तो नहीं लेना चाहिए। अब ट्रंप साहब थे, इंटरनेशनल मामले तो उनके बहुत खराब थे, मतलब सबसे ही पंगा ले चुके थे वो, ईरान, इजराइल, यूएई, मतलब सबसे। और बाइडन साहब अब उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2015, अब देखिए जर्मनी ने अभी तक 40% उसके नेचुरल गैस रशिया से आए हैं, 29% उसके नेचुरल गैस नीदरलैंड से आए हैं, और 34% जो नेचुरल गैस उसके नॉर्वे से आए हैं। आप ये समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी उसकी नेचुरल गैस की एनर्जी वो आउटसोर्स्ड है, इंपोर्टेड है, खुद का नहीं है कुछ, ठीक है। खुद का क्या है? ओनली 10% ऑफ ओन्स गैस फील्ड, ठीक है। और वो भी क्या है, किस चीज पे डिपेंड है? कोल पे डिपेंड है।
फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है, जो कि अब ये लोग बंद करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रशिया वाली जो पाइपलाइन है, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, उसको लगता है इनको कि ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, इस वजह से ये लोग अब बंद कर रहे हैं धीरे धीरे। सो जर्मनी इज इलेक्ट्रिसिटी नाउ कम्स फ्रॉम कोल एंड another quarter from renewable, 16% from natural gases and 11% from nuclear energy। वही चीज़ मैंने कही है कि ये न्यूक्लियर एनर्जी और कोल वाली ये मामला बंद कर रहे हैं और धीरे धीरे ये अब जा रहे हैं इस पाइपलाइन के डिपेंड हो रहे हैं और एक ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट चल रही है इनकी। ठीक है, सो यूरोप इज फेसिंग अ परफेक्ट स्टॉर्म इन इट्स एनर्जी मार्केट। ठीक है, बहुत उथल पुथल हो रही है यूरोप में, क्योंकि ये जो मुद्दा है नॉर्ड वाला, ये मुद्दा अटक गया है। ठीक है, वेयर बाय द होलसेलर प्राइस हैव मोर देन डबल्ड इन 2021। ठीक है, एंड देयर इज अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल टुगेदर। रशिया इज ब्लेम्ड टू बी एन इंटरनेशनल डिक्रीज इन गैस सप्लाईज टू यूरोप। ठीक है, अब ये लोग रशिया को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई वो सप्लाई कम कर रहा है। ठीक है, एमिंग टू सेटिंग अप द कंट्रोवर्शियल नॉर्ड गैस पाइपलाइन इन यूरोपियन यूनियन मार्केट। ठीक है, सो there is a silver lining in the energy crisis in Europe, though it could provide additional incentive for green investment and production of green hydrogen। ठीक है, so इंडिया भी कुछ न कहीं ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट करता है और सपोर्ट करना चाहिए। हमें एक एनर्जी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए और ये जर्मनी को सीखना चाहिए कि बॉस, एक एनर्जी पे डिपेंड मत रहो, एक कंट्री के ऊपर डिपेंड मत रहो आप कि उसी कंट्री या एक नेचुरल मतलब गैस के ऊपर डिपेंड मत रहो, आप ऑल्टरनेटिव मीडियम ढूंढिए। कल को अगर रशिया बंद ही कर देगा, कल को अगर रशिया का दिमाग ही फिर गया, तो अब क्या करोगे? देयर हैज टू बी। तो इसीलिए वहां पे अब इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, प्राइवेट कंपनीज को अट्रैक्ट किया जा रहा है, इंसेंटिव निकाला जा रहा है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, हुआ यूं था इसमें कि जो ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इनके जो ऑपरेटर हैं ना, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो कंपनीज है, बेसिकली इसमें जो कंपनी यूज हो रही है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, देख लेना आप। ठीक है, अंडरलाइन किया है मैंने, हाईलाइट किया है। सो इट वुड ओनली बी पॉसिबल टू सर्टिफाई एन ऑपरेटर ऑफ द नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ठीक है, इनके ऑपरेटर तभी सर्टिफाई हो पाएंगे जब ये लीगल फॉर्म, एक लीगल फॉर्म भरेंगे जर्मन लॉ के अंडर इनके। और अब समझ रहे हैं आप कि रशिया के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कि उन्होंने स्विट्जरलैंड से मंगवाए हैं, उनके जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो तभी पूरे हो पाएंगे जब ये जर्मनी के लॉ के अंदर एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। लेकिन फिलहाल इस बात पे रोक लगा दी गई है कि नहीं, हम लीगल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बजाय हम एक छोटा मोटा हम एक सर्टिफिकेट वर्क काम कर लेंगे, लेकिन हम लीगल डॉक्यूमेंट पे नहीं जाएंगे। बट establish a subsidiary under German law that would manage only the part of German pipeline। ठीक है, this involved bureaucracy inevitably means further delay। अब कहीं ना कहीं इसमें लाइसेंस राज वाला मामला आ रहा है, ढेर सारे पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी चल रही है। ठीक है, एंड देन वही रीसबमिशन ऑफ पेपर वर्क एंड रिन्यूड सर्टिफिकेशन प्रोसेस यहाँ चल रहा है। ठीक है, तो इस ब्यूरोक्रेटाइजेशन से, इस छोटे छोटे मुद्दों से मामला अटका हुआ है और अभी ये यहीं तक पहुंचा है। ठीक है, सो अब आइए चलते हैं अब आधार वाले मुद्दे पे, जहां कि मैंने आपको कहा था कि एक नया एंगल आता है। सो अगली न्यूज हमारी है द एफिशिएंसी मिथ ऑफ आधार लिंकिंग। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये एक आई ओपनर है उनके लिए जिनको लगता है कि वोटर आईडी और आधार लिंक करने से जितनी भी गैप्स हैं, ठीक है, जो बेनिफिशियरीज की गैप है वो कम हो सकती हैं। ठीक, तो ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, पावर्टी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। जीएस पेपर 3 का टॉपिक है एम्प्लॉयमेंट इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट। ठीक, सो यहां जो कहा गया है, जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो आधार लिंकिंग और वोटर आईडी की लिंकिंग है वो एक वायलेट करती है राइट टू प्राइवेसी, जो जेएस पुट्टास्वामी जजमेंट से हमें मिली थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था राइट टू प्राइवेसी का, उस चीज को ये वायलेट करती है। क्यों? क्योंकि ये इनेबल करेगी जितने भी वोटर आईडीज हैं उनके डेटा को आधार से लिंक करना।
ठीक है। जब वोटर आईडी और आधार को लिंक कर दोगे आप, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में चली जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज में चली जाएंगी, और फिर वो उस डेटा का क्या यूज़ करेंगे आप बेहतर जानते हैं। ठीक है। सो इसी मामलों में इन्होंने कहा है कि एक बार फिर से सोचना पड़ेगा, रीथिंकिंग आधार कैंपेन एंड एंडोर्स बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। बेसिकली आधार क्यों बना था, आधार का कंसेप्ट क्या था, किस लिए आया था आधार, और वोटर आईडी से तो लिंक करने के लिए आया नहीं था, राइट। आधार का मेन मुद्दा यह था कि टू इंप्रूव द एफिशिएंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम्स। ठीक है। टू इंप्रूव, याद रखिएगा, टू इंप्रूव द एफिशिएंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम्स। नाउ अब आप बताइए, यहां पे जो ऑथर हैं उन्होंने ये कहा कि जो आधार जिस वजह से बना था, जिस पर्पस के लिए बना था, वो खुद उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाया, तो फिर वोटर आईडी से रिलेटेड जो पर्पस आप बता रहे हैं वो कैसे सॉल्व होगा। मतलब कि यहां जो मतलब लिखा है यहां पे कि इंप्रूव द एफिशिएंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम, आधार ये नहीं कर पाए तो वोटर आईडी से रिलेटेड क्या होंगे। अब इसी बात को प्रूव करने के लिए ये जो बात है इंप्रूव एफिशिएंसी इन वेलफेयर प्रोग्राम, इन्होंने एक डिटेल्ड एनालिसिस की है। जो एमजी नरेगा है, स्कीम है गवर्नमेंट की, उसको स्टडी करते हुए ये पाया है कि जो कैश ट्रांसफर्स होते हैं, कैश ट्रांसफर मतलब कि एक तो ये है, 2 स्टेप्स में एमजी नरेगा होता है। ओके, एक ये है कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, यहां पे मैं एम लिख देता हूं। एक ये आप काम करते हो और दूसरा आपको पेमेंट मिलती है। लाइक यहां लेबर लिख दे रहा हूं और यहां पे आपको पेमेंट लिख दे रहा हूं। ये लेबर हैं, ये एमजी नरेगा के अंडर काम करते हैं और हर 14 से 18 दिन के अंदर इनको पेमेंट मिल जाती है इनके बैंक अकाउंट में। ठीक, तो सिंपल सी एक बात यह है कि जितने भी ये लेबर हैं जो कि एमजी नरेगा के अंदर काम करते हैं, उनका जॉब कार्ड खुलता है। ठीक है, ये है जॉब कार्ड। ठीक है, आप देख रहे हो, ये जॉब कार्ड खुलता है। जॉब कार्ड को लिंक किया जाता है किससे, जॉब कार्ड को सारी डिटेल उसमें रहती हैं। तो आधार को, मतलब जो मनरेगा का जॉब कार्ड है, उसको आधार के साथ लिंक किया जाता है और फिर बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, मतलब पहले आप जॉब कार्ड बनेगा, ठीक है, उसके बाद फिर आधार, मतलब आधार आपका होगा तो उससे आप अटैच करेंगे। उसके बाद फिर वही आधार नंबर, वो ओटीपी वगैरह, वो सब कुछ आपके बैंक से रिलेट हो पाएगा। आपका आधार, आपका जॉब कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, ये है। ठीक है, आधार किस लिए, आधार इसलिए ताकि एक इस स्कीम को दौड़ाया जा सके। जॉब कार्ड किस लिए, जॉब कार्ड इसलिए ताकि सारी डिटेल उसमें मेंशन हो। और बैंक अकाउंट किस लिए, ताकि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी प्रतिदिन काम कर रहे हैं, उसका पैसा आपके अकाउंट में मिलने के लिए। दैट्स इट। ठीक, ऐसा हुआ कि 2 आरटीआई फाइल कराई गई। जब आरटीआई फाइल कराई गई और पूछा गया कि भाई आप मेथोडोलॉजी बताइए, मेथड्स क्या हैं आपके पेमेंट्स के, वो बताइए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि देखिए, जो उन्होंने दूसरा ही एक तरीके से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सेविंग्स आर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द डिले इन द पेमेंट। ठीक है, तो जो पूछा गया था कि मेथोडोलॉजी यूज एट अराइविंग एट सच सेविंग्स रिलेटेड, तो गवर्नमेंट यही कहा था कि जितने भी पैसे आते हैं वो मनरेगा के अकाउंट में, एमजी नरेगा के अकाउंट में ऐड होते हैं, उससे सेव होते हैं पैसा, उन पर इंटरेस्ट आता है और फिर वही इंटरेस्ट हम यूज करते हैं, वही पैसा यूज करते हैं टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग द डिलेड इन द पेमेंट। अब डिलेड इन द पेमेंट की जो बात है, वही बात जो ऑथर हैं वही पकड़ लिए हैं यहाँ पे और उसी को डिफाइन किए हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो लिबटेक है, लिबटेक इंडिया जो है वो एनालिसिस करती है, उसका एनालिसिस ये कहता है कि मनरेगा, एमजी नरेगा की जो पेमेंट की डिलेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इनका एनालिसिस ये कहता है कि लगभग 18 लाख वर्करों की, 18 लाख वेजेस की इनवॉइस को इन्होंने स्टडी किया। ये बात है 21 से 22 के बीच में। 71% ऑफ द पेमेंट वर डिलेड, कॉल्ड स्टेज 2। ये होता है स्टेज 2। ओके, दिस इज स्टेज 2 और 71% डिले। वो भी मैंडेटेड पीरियोडिक बाय दी गवर्नमेंट। मैंडेट पीरियड क्या है, 14 से 18 दिन। ठीक है, नाउ
Another key concern in the opacity surrounding ABPS, the consequent dilution of accountability. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, मीडियम बहुत ओपेक है। ये जो APBS है यानी कि आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम, ये एक ओपेक सिस्टम है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, नहीं पता चलता किसी को। ठीक है, सो द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर फेलियर इज अकाउंट बेस्ड पेमेंट। क्यों होता है अकाउंट बेस्ड पेमेंट? क्योंकि जो अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो वो अकाउंट नंबर ही गलत है। और ये कैसे ठीक होता है? ये हर उस ब्लॉक में जाके ठीक हो सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट में 3-4 ब्लॉक होते हैं, 2-3 ब्लॉक होते हैं, वहां पे जाके ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे कॉमन फेलियर यही रहा है कि जो हमारा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है वो इनएक्टिव आधार पे कैसे पेमेंट ट्रांसफर करवा सकता है। ठीक है, दूसरा एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आधार नंबर, ठीक है, मेरा आधार नंबर है लेकिन बैंक अकाउंट किसी और का है, ये भी ऐसा होता है। अब ये बेचारे, ये गरीब हैं, इनको बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मेहनत ये कर रहे हैं, जॉब कार्ड ये खुलवा रहे हैं, आधार ये दे रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट नंबर किसका है? बैंक अकाउंट नंबर किसी दूसरे का है, तो पेमेंट दूसरे के अकाउंट में चली गई। और आपके स्क्रीन पे जो पोर्टल है, पोर्टल की स्क्रीन पे क्या आएगा? सक्सेसफुल दिखाई आएगा। ठीक है, ये मेजर ही नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, जब तक आप फिर सिस्टम के अंदर ना घुसिए और फिर आप खंगालिए उसको, एडिट करिए सारी डेटा को। ठीक है, सो यही बताया है इसमें कि सेटिंग अप ऑफ फैसिलिटेशन सेंटर एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, हाउएवर नो सच मैकेनिज्म एड्रेस्ड। इस यहाँ पे कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, ताकि लोग अगर आके अपनी जो भी दिक्कतें हुई, जो प्रॉब्लम हुई है, जो तकलीफ हुई है, वो किसी को एड्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि बेनिफिशियरीज नाम हटा देना चाहिए। बेनिफिशियरीज ऐसा लगता है कि फ्री फोकट में मिल रहा है इसलिए बेनिफिशियरीज हैं। दे आर नॉट बेनिफिशियरीज, दे आर राइट होल्डर। तो बेनिफिशियरी का जो वर्ड है वो राइट होल्डर से रिप्लेस करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सो बियॉन्ड टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज, एलिबिस, टाइमली पेमेंट ऑफ द वेजेस, इनएफिशिएंसी गेन इन ग्रीवियंस रेजोल्यूशन। ये टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस, इनएफिशिएंसी गेन्स एंड ग्रीवियंस रेजोल्यूशन, ये 3 जो पिलर हैं, ठीक है, इन पिलर को जस्टिफाई कैसे कर सकता है APBS इन मनरेगा। ठीक है, दीज प्रॉम्प्टर्स टू मूव बियॉन्ड टेक्नोलॉजिकल फॉर गुड गवर्नेंस एंड एम्फेसिस ऑन द नीड ऑफ द पुश एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी अकाउंटेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली पूरे मामले को अमेंड करने के लिए कह रहा है कि ये जब स्कीम ही इन लोगों के लिए बनी हुई है तो इनसे रिलेटेड इन सारे मुद्दों पे हमें एक अमेंडमेंट ले आनी चाहिए ताकि जो सिस्टम है इनके लिए काम करे, ना कि ये सिस्टम के लिए काम करें। ठीक है, तो जो मैथमेटिशियन है कैथी ओर्नेल, वो एक एल्गोरिदम बताती हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो ऐप वगैरह होती हैं, वो एल्गोरिदम समझते हैं। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी समझते हैं, वो फेयरनेस नहीं समझते हैं। ठीक है, फेयरनेस उनके लिए एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, फेयरनेस नहीं समझते हैं वो। तो जो टेक्नोलॉजी है वो और आपकी जो जजमेंट है, जो फील्ड जॉब हो रही है, उसको फेयरनेस करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। जो ब्यूरोक्रेसी है, जो फील्ड ऑफिसर हैं, उनको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जब जॉब कार्ड ज़्यादा चाहिए होता है तो लोग फर्जी जॉब कार्ड भी बना के भेज देते हैं। ठीक है, जिसका आधार नहीं होता उसका बिना फर्जी का आधार नंबर डाल के और फिर किसी दूसरे का अकाउंट नंबर डाल देते हैं, या फिर एक ही आधार कई बार यूज़ हो रहा है, या फिर अकाउंट नंबर अलग अलग लोगों का दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ उनका काम गलत कामों को सपोर्ट करना तो नहीं है ना, उनका काम तो ये भी है कि हम कैसे इन मुद्दों पे, जहाँ पे जिसको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके पैसे दूसरे अकाउंट में चले जा रहे हैं, उन मुद्दों को कैसे कंट्रोल करेंगे। राइट, सो प्रोग्रामर्स डोंट नो हाउ टू कोड। ठीक है, फेयरनेस कहीं नहीं पता चलती। इंडीड कंप्राइजिंग ऑफ फेयरनेस, पीपल वर कोर्स्ड इनटू यूजिंग आधार which had no pilot independent cost benefit analysis, जिसका cost benefit analysis नहीं हुआ है। ठीक है, MBA में पढ़ाया जाता है cost benefit analysis कि कोई भी प्रोडक्ट का क्या वो रहेगा, अपॉर्चुनिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, सो नो फीडबैक हैज़ बीन कलेक्टेड और द यूजर्स एक्सपीरियंस, बेचारों से कोई फीडबैक भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, व्हेन आधार्स यूज इन वेलफेयर, ठीक, ये वही बात की गई है कि जब इतने सारे चुनौतियां हैं, जब आप आधार को लेके आप बात कर रहे हो,
ठीक है। तो फिर आप आधार को इतनी सारी चुनौतियों के साथ एक बेस बना के कैसे वोटर आईडी के साथ आप लिंक कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि पॉलिसीज और अच्छी होंगी, बेनिफिशियरीज और आएंगे, ठीक है, लाभ होगा उनको। तो दिस कैन नॉट बी डन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एमजी नरेगा से, तो कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, ठीक। सो आई होप आज का एडिटोरियल काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। इन केस कोई भी डाउट हो तो पूछे गए क्वेश्चंस पे आप तो बताएं ही बताएं, डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। आई विल बी ग्लैड टू एड्रेस योर क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं कल के एडिटोरियल ओपन एनालिसिस में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन जो ऊपर है घंटी, उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं कल के एनालिसिस में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।